रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को देखा हुआ है। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18 और इसमें अनुच्छेद 16 में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में वाद हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है। तो राज्य नियोजन और नियुक्ति में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह सिर्फ सार्वजनिक रोजगार पर लागू होता है, ना कि निजी रोजगार पर। तो यहाँ पे जो अभी कल हमने अनुच्छेद 15 को पढ़ा हुआ था उसमें शिक्षा के लिए आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे मतलब जो बातें कही गई है वो नियोजन और नियुक्ति की बातें की गई है कि इसमें सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये जो नियम है ये केवल जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उन्हीं में ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो निजी संस्थान है वो भेदभाव कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। फिर अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवा में किसी भी जो राज्य है वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे यही दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, उद्भव और निवास। ठीक है। तो अनुच्छेद 16(2) में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान ये तो पहले से ही था, लेकिन उद्भव और निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 16(2) में ये कहा गया है। फिर 16(3) में क्या कहा गया है कि राज्य निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये मानेंगे कि हम अपने राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट लगाते हैं, लेकिन अगर हम अदर स्टेट का जब फॉर्म फिल करने जाते हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के ही हों, लेकिन आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी के काउंट किए जाते हैं, तो वही इसमें कहा गया कि जो राज्य है ये विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि हैं। लेकिन इसके लिए संसद को विधि बनाना पड़ेगा। संसद में लोक नियोजन अधिनियम 1957 बनाया गया है, जिसके माध्यम से मणिपुर, हिमाचल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में निवास के स्थान पर विशेष प्रावधान किया गया है। लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही लागू है। कहने का क्या मतलब है कि इनके यहाँ कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं इनके राज्य के निवासियों के लिए। ठीक है। फिर अब आगे अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में पर्याप्त नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि हमारा राज्य है, यहाँ पे कुछ वर्ग के जो लोग हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर सरकारी जो सेवा है उसमें उनकी जनसंख्या के हिसाब से या फिर वो अच्छे से नहीं है वहाँ पे, तो उनको कुछ ना कुछ आरक्षण देके उनको विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। ठीक है। तो पिछड़े वर्ग के पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद जो 340 है उसमें कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होंगे ये पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं। तो चलिए अब पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं। ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर हम बात करें तो ये था काका कालेकर आयोग, जो कि 1953 में बनाया गया था। काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। इनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया था, यानी इन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दी हुई थी उसको उस समय पे अप्लाई नहीं किया गया था। फिर दूसरा आयोग बनता है बीपी मंडल आयोग, जो कि 1979 में बनता है। ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसे बीपी मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1789 में किया गया था और इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और पीएम मोरारजी देसाई थे। ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी और इसमें इन्होंने कहा कि देश की 53% आबादी और 3743 जातियों को पिछड़ा पाया गया है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिछड़ापन यहाँ पे दिखाया गया है ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार है, ना कि आर्थिक। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने पिछड़ापन पाया वो सामाजिक और शैक्षणिक उसका आधार था। वर्ष 1990 में वीपी सिंह की सरकार के द्वारा मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू किया गया, जिसके तहत ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। ठीक है।
और ये जो आरक्षण है अभी भी लागू है, आप ध्यान दें, ठीक है। फिर 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दे दिया, क्योंकि उस समय जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया था तो इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। तो फिर जब नरसिम्हा राव जी सरकार में आए तो उन्होंने सब शांत करने के लिए जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे जो 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत ईडब्ल्यूएस बनाया गया है, ये अभी नहीं बनाया गया, ये पहले ही बनाया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंदिरा साहनी वाद, जो कि 1992 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें कही, वो क्या कही गई कि जो एससी एसटी का आरक्षण है वो सही है, जो ओबीसी का आरक्षण है वो भी सही है, लेकिन जो जनरल का आरक्षण है ये गलत है। इसका आधार इन्होंने माना कि जो आरक्षण दिया गया था वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे दिया गया है, जो हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। आर्थिक आधार की बात नहीं की गई है, इसीलिए जो जनरल को आरक्षण दिया गया वो गलत है। और उसके अलावा जो आरक्षण की सीमा है ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए ओबीसी जो होता है इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर उनके अंतर्गत आता है जिनके परिवार में माता पिता में किसी एक की सरकारी नौकरी हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब आपको जॉब मिलेगी तो उसमें आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन जो पदोन्नति होगी उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 16(5). इसमें क्या कहा गया है कि राज्य कुछ धार्मिक संस्थानों या धार्मिक संप्रदायों के नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है। इसका क्या मतलब है, इसका आप उदाहरण समझिए कि जो हमारी आर्मी है वहाँ पे सभी धर्मों के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी धर्मों के लोग होते हैं। और वहाँ पे एक खूबसूरती ये होती है कि एक ही कमरा होता है, एक तरफ मंदिर बनी होती है, एक तरफ छोटी सी मस्जिद बनी होती है, एक तरफ गुरुद्वारा बना होता है और सभी लोग वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे भी सभी धर्मों के धर्म गुरु की भर्ती होती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म है तो पुजारी की भी भर्ती निकलेगी, अगर गुरुद्वारा है तो सिख के लिए भी भर्ती निकलेगी, जो सिख गुरु होते हैं। मस्जिद में मुस्लिम धर्म गुरु के लिए विशेष प्रावधान है। और यहाँ पे धार्मिक संस्थानों की बात की गई है कि अभी अगर हिंदू धर्म है वहाँ पे पूजा पाठ मुख्यतः ब्राह्मण करवाते हैं, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म का जो पूजा पाठ है वो मुस्लिम ही करवाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए धार्मिकता की बात कही गई है कि यहाँ पे जब भर्ती होगी इन पदों के लिए तो विशेष धर्म के लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 16(6) को में क्या कहा गया है कि ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण रखा गया है, ठीक है। तो ये पुराना वाला ही है, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जब बाद गया हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने हटा दिया था, लेकिन 2019 में इसको फिर से जोड़ दिया गया। और अगर किसी को ईडब्ल्यूएस मानना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए, 1000 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए और जो नगर पालिका है वहाँ पे 200 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। इसमें क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत की इसमें बात की गई है। हमारे देश में अस्पृश्यता मना है तथा अस्पृश्यता करना दंडनीय अपराध है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। हमारे देश में अस्पृश्यता प्रतिबंधित है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो संसद कानून का निर्माण करके सजा का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। इसी से संबंधित 2 अधिनियम हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और सिविल अधिकार संरक्षण 1976, ठीक है। इसका ऐतिहासिक अर्थ है, कहने का क्या मतलब है कि किसी भी जाति सूचक शब्द का उपयोग जातिवाद या अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, उसके अलावा सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं तालाब मंदिर आदि स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी के तहत SC ST एक्ट या फिर SC ST एक्ट निवारक अधिनियम 1989 में बनाया गया। इसमें कुल 22 कार्यों के विरुद्ध बातें की गई कि अगर कोई ऐसा 22 कार्य करता है
तो वो उसे अस्पृश्यता माना जाएगा। उसमें से कुछ काम कौन से हैं? तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, मुंडन करने पर रोक, क्योंकि पहले के टाइम पे जो हमारे समाज के SC ST वर्ग के लोग हैं, लोग उनका मुंडन भी नहीं करते थे, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड इसमें किया गया था। बस, रेल, जहाज आदि के प्रयोग पर रोक, यानी कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, रेल में जा रहे हैं, जहाज पे जा रहे हैं, तो आपके जाति के हिसाब से कोई भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैला ढोने पर बाध्य, अस्पृश्यता बढ़ाने वाले लेख या भाषण प्रतिबंधित। सार्वजनिक स्थान का प्रयोग, जैसे कुआं और तालाब पर अगर आप किसी का प्रयोग करने से रोकते हैं तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कुल 22 कार्य इसमें कहे गए थे। फिर SC ST एक्ट का 2015 में संशोधन हुआ, तो जो 22 कार्य थे उसको 47 कार्य बना दिया गया, और जो सज़ा थी वो इस समय सज़ा भी डाल दी गई कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो 6 महीने से 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, और ये एक गैर जमानती अपराध होगा, कि यानी कि इसमें जमानत नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा की गई है। इसके कुछ सब क्लॉज हैं, कौन कौन से? तो 18(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो भी उपाधि शिक्षा के माध्यम से मिलती है और एक इंसान प्राप्त कर सकता है, वो उपाधि दी जाएगी। जैसे कि वर्तमान में डॉक्टर की उपाधि है, डॉक्टर XYZ लिखते हैं ना, तो वो जो डॉक्टर की उपाधि है वो शिक्षा से प्राप्त की गई है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि और सेना में भी जनरल होते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो भी उपाधियां हैं, सेना और शिक्षा को छोड़कर राज्य कोई भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और पुराने समय में कुछ उपाधियां थी, राय, बहादुर, चौधरी, वीर बहादुर, ऐसे कुछ उपाधियां पुराने समय में दी जाती थी ना, वो वर्तमान में नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है कि कोई विदेशी जो भारत में लाभ के पद पर है, यानी सरकारी नौकरी कर रहा है, विदेश से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि अगर विदेशी उपाधि भी मिलती है तो पहले राष्ट्रपति जी को बताया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 18(4) में कहा गया है कि कोई भी विदेशी और भारतीय नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर है, विदेश से कोई भी भेंट उपलब्धि ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी ने कह दिया कि लाओ, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं, हम आपको इतना भेंट दे देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। और ध्यान देने योग्य क्या बात है कि भारत रत्न पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी, लेकिन 1977 में इसे रोक दिया गया था, क्योंकि इसे भी उपाधि के अंतर्गत ही माना जा रहा था, लेकिन वर्ष 1980 से इसे फिर से शुरू कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बालाजी राघवन वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म पुरस्कार या वे पुरस्कार हैं जो उपाधि के अंतर्गत नहीं आते, जो कि व्यक्ति को समाज में उचित प्रभावी योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी बोल रहा है कि ये अलग से उपाधि दी जा रही, तो ऐसी नहीं है, आप भी अच्छा काम कीजिए, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे समता के अंतर्गत क्या क्या है? तो अनुच्छेद 14 में मुख्यतः समता का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता रहेगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा की गई है। तो ये था समानता का अधिकार। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।